और वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने ये जानकारी दी है कि ओमिक्रॉन के जो केसेस भारत में सामने आए हैं उसमें माइल्ड सिम्टम्स जो हैं वो देखे जा रहे हैं। इसका मतलब ये साफ है कि घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं, लेकिन जितनी तेजी से यह वायरस दुनिया के 30 देशों तक फैला उसने बड़े खतरे की तरफ इशारा किया। 24 नवंबर को साउथ अफ्रीका में पहला केस मिलने के बाद एक हफ्ते के अंदर ही अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस और समेत भारत में भी ओमिक्रॉन के केस मिलने लगे। आपको बता दें कि जो रिस्क देश हैं, जहां पर ज्यादा रिस्क है, वहां से जो लोग आ रहे हैं इनकी स्पेशल स्क्रूटनिंग भी की जा रही है। तो यानी कि कुल मिलाकर हर जगह जो लोग वापस लौट रहे हैं, विदेश से अपने देश और स्वदेश लौट रहे हैं, उनको एयरपोर्ट पर उनका टेस्ट हो रहा है और जिनमें जो पॉजिटिव पाए जा रहे हैं उनको आइसोलेट किया जा रहा है। ओमिक्रॉन के खतरे को लेकर इंडिया न्यूज संवाददाता ने डॉक्टर से बातचीत की है। अलग अलग इलाकों में अलग अलग डॉक्टर से बातचीत हमारे तमाम संवाददाताओं ने की है। हम आपको वो रिपोर्ट्स दिखाते हैं। के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के आने के बाद में दुनिया भर में दहशत का माहौल सा बन गया है और अब कई देशों में वो कोरोना फैलता जा रहा है। इसको लेकर फरीदाबाद में भी तैयारियां स्वास्थ्य विभाग की तरफ से शुरू कर दी गई हैं। मीटिंगों के दौर शुरू हो चुके हैं। हमारे साथ में खुद सिविल सर्जन डॉक्टर विनय गुप्ता हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सर, ओमिक्रॉन को लेकर दहशत सी फैल रही है, तमाम तरह की हिदायतें भी जारी की जा रही हैं। क्या है ये ओमिक्रॉन? पहले तो इसके बारे में आप अगर जानकारी मिल पाई हो। ओमिक्रॉन ये म्यूटेशन ऑफ कोरोना वायरस की वजह से आया है। इसे कंट्रोल करने के लिए शुरू में साउथ अफ्रीका के अंदर इसके काफ़ी केसेस मिले, तो और अब ये 13 देशों में फैल चुका है और धीरे धीरे और आगे फैल रहा है। अभी तक भारत में कोई भी इसका केस पॉजिटिव नहीं आया है, लेकिन इससे बचने के लिए हम सभी ने इंटरनेशनल फ़्लाइट को जो 15 तारीख से खुलने वाली थी उसे पोस्टपोन कर दिया गया है और जो फ़्लाइट में लोग आ रहे हैं इंटरनेशनली उनका सबका प्रोटोकॉल बनाया गया है कि उनका टेस्ट किया जाएगा एयरपोर्ट के ऊपर। यदि वो पॉजिटिव आते हैं तो एज पर लॉ उनको 14 दिन के लिए क्वारंटाइन में रखा जाता है। यदि वो नेगेटिव आता है तो उनको घर भेज दिया जाएगा, लेकिन होम आइसोलेशन में रहना पड़ेगा और 8वें दिन उनका फिर टेस्ट कराना पड़ेगा। ये पॉजिटिव आता है तो वही क्वारंटाइन वाला फॉलो करना पड़ेगा और यदि नेगेटिव आता है तो 7 दिन और घर पे रह के ही कैन बी फ्रीड, वो हटाया जा सकता है। ये जो आप जिक्र कर रहे हैं कि आपने फरीदाबाद में इस तरह की तैयारी कर ली गई है? हमारे यहाँ पूरी तरह से तैयारी कर ली गई है। कल तक 521 लोग फॉरेन से आए थे, इनके कि हम सैंपल RT-PCR भेज रहे हैं। तेज़ी से उनका इसमें कार्य चल रहा है और सारी चीज़ें हमने शेयर कर ली है और एजुकेशन विभाग के 10 बंदे भी हमारे साथ लगा लिए जिससे इनकी ट्रैकिंग और ट्रेसिंग हो सके। डॉक्टर साहब हैं विनय गुप्ता जो सिविल सर्जन है, जिनकी तरफ से साफ कहा गया है कि तैयारी अपनी तरफ से पूरी कर ली गई है, लेकिन अभी किस तरह का ये जो ओमिक्रॉन को लेकर कहा जा रहा है कि बहुत तेज़ी से फैलने वाला वायरस है, तो ऐसे में देखना होगा। लेकिन वो अपील लोगों से इस बात को लेकर कर रहे हैं कि सावधान रहें, सतर्क रहें, लेकिन अभी घबराने की ज़रूरत नहीं है। तैयारी हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से पूरी कर ली गई है। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज। नया वेरिएंट ओमिक्रॉन इस वक्त पूरी दुनिया में एक तरह से दहशत मचा रखी है। आखिर क्या है ओमिक्रॉन और ये कितना घातक है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ में SGPGI के जो माइक्रोबायोलॉजी एक्सपर्ट हैं प्रोफेसर उज्ज्वला घोषाल जी हैं। उनसे बात करते हैं कि आखिर कितना घातक है ओमिक्रॉन। मैम, ओमिक्रॉन कितना घातक है इस वक्त, क्योंकि दहशत मची हुई है पूरी दुनिया में? हाँ, देखिए, सबसे पहले तो यही बात कि जैसे ये जो आप घातक होने की बात कर रहे हैं, तो ये मैसेज क्लियर होना चाहिए कि इसमें हमें डरने की ज़रूरत नहीं है, है ना। हमें सावधानी की रहने की ज़रूरत है, पर पब्लिक को ये समझना होगा कि डर और दहशत से कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये RNA वायरस है तो इसमें म्यूटेशन वैसे ही होते रहते हैं। जैसे अभी तक आपने देखा इतने वेरिएंट हैं, तो इसी तरह एक ये इसका और नया रूप है ना। इसके बाद और भी आएंगे, पहले भी आए थे, तो इससे हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। ये कितना ज़्यादा इफेक्ट डालता है, जो नॉर्मल अगर हम बात करें बॉडी पर, कितना इफेक्ट डालता है ये? हाँ, देखिए, सबसे पहले तो जैसे आपको पता ही है कि ये सबसे पहले अफ्रीका में ये रिपोर्ट हुआ और क्योंकि उसके बाद ये बहुत ही तेज़ी से, अभी जैसे आप जानते हैं करीब 24 से ज़्यादा देशों में फैल गया है, इसलिए अफ्रीका में देखा गया कि एकदम से केसेस अचानक बढ़ने लगे। बोत्सवाना में इनिशियली, फिर अफ्रीका में इसकी जाँच हुई, फिर ये पाया गया कि धीरे धीरे दूसरी कंट्रीज में भी फैल गया। तो क्योंकि ये इतनी केसेस बढ़ने लगे और इतनी तेजी से दूसरी जगह फैलने लगा, तो इसलिए
इसकी जांच भी हुई और WHO ने फिर 24 नवंबर को उसको वेरिएंट ऑफ कंसर्न बताया, क्योंकि ये बहुत जल्दी से फैलता है और तेजी से, जैसे इसका डेल्टा वेरिएंट था, पहले आप लोग डेल्टा की बात करते थे, जब डेल्टा आया था और हमारी कंट्री में काफ़ी फैल भी गया था, उससे करीब 4-5 गुना तेजी से ये फैल रहा है। पर कितना घातक है, अभी रिसेंट रिपोर्ट में यही है कि जो साउथ अफ्रीका से केसेस रिपोर्टेड हैं तो वो बहुत सीवियर नहीं है। कि हमारे साथ में प्रोफेसर उज्ज्वला घोषाल जी, जो कि माइक्रोबायोलॉजी एक्सपर्ट हैं, और उन्होंने बताया कि जो नया वेरिएंट आया है कोरोना का, उससे किस तरह से बचाव करना चाहिए और कितना इफेक्टेड इसमें जो वैक्सीनेशन है वो कितना इफेक्टेड रहने वाला है। लखनऊ से इंडिया न्यूज के लिए जय शुक्ला। कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर मुख्यमंत्री की ओर से लगातार बैठक रखते हुए दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं, साथ ही साथ संसाधनों को दुरुस्त करने का काम भी किया जा रहा है, क्योंकि नया वेरिएंट काफी खतरनाक बताया जा रहा है। इसको लेकर हालांकि मुख्यमंत्री लगातार डॉक्टरों के साथ चर्चा भी कर रहे हैं और दिशा निर्देश भी दे रहे हैं। मैं इस वक्त SMS अस्पताल में मौजूद हूँ। हालांकि यहाँ काफी तादाद में मरीजों की भीड़ साफ तौर पर देखने को मिल रही है। सोशल डिस्टेंसिंग की पालना कराने की बात हालांकि प्रशासन कहता हुआ नजर आता है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग की यहाँ पालना नहीं हो रही है। मरीजों की भीड़ काफी हद तक बढ़ती जा रही है, क्योंकि प्रदेश का सबसे बड़ा अस्पताल SMS अस्पताल है, लेकिन कह सकते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं हो रही है, जिसके चलते कह सकते हैं कि कोरोना का खतरा और बढ़ सकता है, क्योंकि तीसरी लहर के संकेत विशेषज्ञों की ओर से साफ तौर पर दे दिए हैं। ऐसे में अगर आम जनता जागरूक नहीं होगी, प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा मॉनिटरिंग नहीं होगी, तो निश्चित तौर पर एक तीसरी लहर एक बड़ा विस्फोट लेकर आ सकती है। प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल में ये हालात हैं, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं हो रही है, और साथ ही साथ जिस तरह मॉनिटरिंग करने की बात चिकित्सा विभाग की ओर से की जा रही है, वो मॉनिटरिंग भी हालांकि देखने को नहीं मिल रही है। संसाधनों को जरूर दुरुस्त कर लिया गया है, क्योंकि पहली और दूसरी लहर में जिस तरह ऑक्सीजन की कमी आई थी, लेकिन अब अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट लगा दिए गए हैं। लेकिन जरूरत है आम जनता को जागरूक होने की, प्रशासन को मॉनिटरिंग करने की, तब जाकर राजस्थान से कोरोना का खात्मा हो सकता है। कोविड के नए वेरिएंट्स को लेकर के जिस तरीके से सरकार ने कल गाइडलाइन जारी की है कि सभी रेलवे स्टेशंस और बस स्टैंड्स पर प्रोटोकॉल का पालन होगा, इसी के चलते तमाम बातचीत करने के लिए हमारे साथ GM अभिषेक प्रकाश मौजूद है। सर, सबसे पहले तो अभी हम अगर रेलवे स्टेशन की बात करें तो यहाँ पर कितनी टीम तैनात कर दी गई है चेकिंग के लिए? देखिए, जो हमारे 2 प्रमुख रेलवे स्टेशन हैं, इन पे 24/7 स्क्रीनिंग और फोकस सैंपलिंग टीम रखी गई है। कुल 12 टीमें 3 शिफ्टों में तैनात की गई हैं, तो ऑन एन एवरेज एक शिफ्ट में आपकी 4 टीमें हैं, और इन टीमों के द्वारा सघनतापूर्वक अगर मानिए किसी का थर्मल स्क्रीनिंग में टेम्परेचर ज़्यादा आ रहा है तो उसकी टेस्टिंग करने के निर्देश हैं, या कुछ ऐसे हाई रिस्क या प्रेवलेंस जो हमारे बाहर के ट्रैवलर्स हैं, इनकी रैंडम टेस्टिंग करने के निर्देश दिए गए हैं, जिसको क्रियाशील किया गया है, और यही कार्रवाई यहाँ पे चल भी रही है। सर, जिस तरीके से सरकार ने गाइडलाइंस जारी कर दी है, लेकिन अभी हमने रेलवे स्टेशंस पे देखा है, बस स्टैंड्स पे देखा है, लोग लगातार मास्क नहीं लगा रहे हैं। उसकी चेकिंग के लिए कौन है? क्योंकि एक बार एंट्री हो जाती है उसके बाद तो टीम तैनात है, लेकिन बाहर अभी भी तमाम ऐसे लोग घूम रहे हैं जो फिलहाल प्रोटोकॉल का पालन नहीं कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से भी आग्रह करूंगा सभी सम्मानित नागरिकों से, ये हमारा पहला कर्तव्य है कि कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर जिसमें मास्किंग होता है, इसका हम अनिवार्य रूप से पालन खुद ही करें, और इसके लिए एक बृहद स्तर पर अवेयरनेस भी चलाया जा रहा है। साथ ही साथ जो इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, जैसे अगर आप रेलवे स्टेशन पे बात करें तो हमारे रेलवे के अथॉरिटीज़ हैं, जो हमारी GRP के लोग हैं, इनके साथ अलग से भी बैठक की जा चुकी है, और यही कहा गया हर जगह पर हमें लोगों को अवेयर करना है, मोटिवेट करना है, और ये इंश्योर करना है कि सभी लोग कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करें। तो बिल्कुल जिस तरीके से DM अभिषेक प्रकाश ने साफ बोला है कि कोविड के जो प्रोटोकॉल्स हैं सरकार ने उसे देने के निर्देश दे दिए हैं, लेकिन अब ये आम जनता का कर्तव्य है कि वो इसको बखूबी निभाएं अगर वो चाहते हैं कि वो खुद और अपने भविष्य को सुरक्षित करें। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक के साथ मैं निकिता सरीन, इंडिया न्यूज के लिए। कोरोना का नया वेरिएंट यानी ओमिक्रॉन को लेकर सरकार अब सजग हो चली है। दिल्ली सरकार ने तमाम फैसले लेने जा रही है, और कहना यह है कि जो लोग वैक्सीनेटेड नहीं हैं उनको अब पब्लिक प्लेसेस में एंट्री नहीं मिलेगी, यानी 7 रुपये पब्लिक ट्रांसपोर्ट का भी वो इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे अगर वो वैक्सीनेटेड नहीं है। तमाम जो बस स्टेशन में लोग हैं, इनसे बात करने की कोशिश कर लेते हैं कि सर, जिस हिसाब से सरकार कदम उठा रही है, एक डर का माहौल भी है ओमिक्रॉन का जो नया वायरस आ रहा है, क्या लगता है ये सही कदम होगा? पब्लिक ट्रांसपोर्ट या फिर पब्लिक प्लेसेस में उन लोग को एंट्री नहीं मिलेगी जो लोग वैक्सीनेटेड नहीं है? सही है, बिल्कुल सही होना चाहिए। ऐसे लोगों को मतलब गाड़ी में अलाउड नहीं होना चाहिए। गाड़ी में अलाउड नहीं होना चाहिए। ये एक डर का माहौल है सर, क्या मानते हैं आप? डर है? नहीं, डर है, बिल्कुल है डर। तो पब्लिक प्लेस में एंट्री नहीं होनी चाहिए ना? नहीं होनी चाहिए। आप मानते हैं पब्लिक प्लेस में एंट्री होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? जो लोग इंजेक्शन नहीं लगवाए, वैक्सीन नहीं लगवाए, होनी चाहिए। होनी चाहिए। वैक्सीनेशन नहीं लगवाना चाहिए। वैक्सीनेशन जिन्होंने नहीं लगवाया हुआ है उनका नहीं होना चाहिए। हाँ, यानी नहीं होना चाहिए तमाम। तो कुछ यहाँ पे गर्ल्स भी ऐसी बात कर लेते हैं कि
जिस हिसाब सरकार कदम उठा रही है कि जो लोग वैक्सीनेटेड नहीं है, क्योंकि यूथ है यहाँ बहुत से लोग हैं जो अभी भी डर रहे हैं, तो लगता है कि वैक्सीन उनको लगवा लेना चाहिए क्योंकि पब्लिक प्लेस में एंट्री नहीं होगी, मेट्रो में एंट्री नहीं होगी, बसेस में एंट्री नहीं होगी। हिसाब से तो वैक्सीन लगा लेना चाहिए क्योंकि वो बहुत फायदेमंद है लोगों के लिए। अगर कोरोना का दूसरा कहर भी आता है तो तीसरा कहर भी आता है तो लोग उससे ज्यादा नहीं होंगे, प्रोटेक्ट रहेंगे ज्यादा। ओमिक्रॉन से डर है ना, जिस हिसाब से तमाम आप देख रहे हैं, सुन रहे होंगे, तो लगता है ना वैक्सीन। क्या कहना चाहेंगे अपने यूथ के लिए? यूथ के लिए तो यही कहना चाहूंगी कि प्लीज वैक्सीनेट लगाओ, कोविशील्ड के कोरोना के डर से डरो, अभी कम नहीं हुआ है। प्लीज मास्क लगा के रखिए, हाथ सैनिटाइज करते रहिए और वैक्सीनेट लगाइए। वेरी गुड। तो इस तरह से हैं यूथ भी अपने पूरे उसमें है, चाहता है कि जिस तरह से तमाम कोविड से लोग परेशान हुए, घरों में बंद रहे, बिजनेस नुकसान हुआ, पढ़ाई नुकसान हुआ, अब वो समय नहीं रहा, अब सावधानियां ही बचाव है। इस सावधानी में जो सरकार कदम उठा रही है उसकी वो सराहना करते नजर आ रहे हैं। फिलहाल अब देखना होगा कि इस तरह का इम्प्लीमेंटेशन सरकार जल्द से जल्द कब लागू करती है। कैमरामैन अजय चौरसिया के साथ अजीत श्रीवास्तव, इंडिया न्यूज, दिल्ली। और इस वाह क्या तड़का है। रामदेव स्ट्रॉन्ग हिंग का असर देखा, यहाँ तड़का लगा और वहाँ मॉम भूख लगी। है ना तड़के की डिबिया। और जनाब क्या चल रहा है? हिंदुस्तान में तो फॉग चल रहा है। सोचिए मत, क्योंकि बिना गैस वाला फॉग ही है इंडिया का नंबर 1 परफ्यूम बॉडी स्प्रे। अरे भगवान, क्या निहार रही हो? कुछ नहीं जी, सोच रही हूँ कि आज हम भी इस लायक हुए कि अपनी बेटी को अच्छे से विदा कर पाए, वरना मैं तो सोचती थी अपनी छोटी सी किसानी भी कर्ज के बोझ के तले दबी हुई है, कहाँ हम अपनी बिटिया को कुछ दे पाते। सच कह रही हो, वो तो भला हो सरकार की ईमानदार सोच का, जिसकी वजह से हमारे जैसे न जाने कितने किसानों का कर्जा माफ हो गया और पीएम किसान योजना से मिलने वाले पैसों की वजह से खाद पानी के लिए दोबारा किसी साहूकार से कर्जा नहीं लेना पड़ा। इसीलिए आज इज्जत से सर उठाकर जी पा रहे हैं। हाँ। गरीब को अनाज हलवा किया, किसान का कर्जा माफ, पिछले पेमेंट जो रोके थे किया गन्ने का बकाया साफ। बनाए हैं, घर घर में पानी लाए हैं, गांव शहर की सड़कों को सबको चौचक बनवाए हैं, सबको चौचक बनवाए हैं। जो दिल्ली दूर होती थी अब उसको पास लाए हैं, पहले बर्थडे मनते थे अब श्रद्धा के दीप जलाए हैं, श्रद्धा के दीप जलाए हैं। बेटियां सुरक्षित भई, मिली खुशियां सभी को नई, खिली मुरझाए चेहरों पे मुस्कान है, दी आशाओं को एक नई उड़ान है। सोच ईमानदार, काम दमदार, छा गई योगी सरकार। सोच ईमानदार, काम दमदार। India's #1 Dio, KS Spark. Now also with 0% gas. KS Spark Dio. Now available in a range of options. नाम बोलो। बालमुरुगन नागराजन पुल्ली राजू पुट्टा मुरुगन बालस्वामी शेखरन पुट्टपर्ती कुलशेखर मंगलम। कीट बर्थ सर्टिफिकेट पे बेबी का नाम लिखो। बाला इतना स्मूथ। सेलो बटरफ्लो इतना स्मूथ, लिखे सनसनन साए साए। बाल खोलना ज्यादा ब्यूटीफुल लगेगी। सफेद बाल छुपा रही हूँ। खोलने मैं बताती हूँ। कलर देखभाल वाला कलर, 10 गुना ज्यादा एलोवेरा की देखभाल नए गोदरेज एक्सपर्ट रिच क्रीम से। इसका नो अमोनिया क्रीम दे रिच कलर और बाल दिखे सॉफ्टर और शाइनियर। गोदरेज एक्सपर्ट रिच क्रीम। मनसुख मांडविया इस वक्त कोरोना को लेकर चर्चा करें, सीधा वहीं रुक करें। के आधार पर चल रही है और प्रधानमंत्री जी ने स्वयं ये माननीय मुख्यमंत्री जी को अपनी मीटिंग में भी कहा है और बाद में ये विषय पर राजनीति आज तक हो ही रही है। मेरी सभी से विनती है, ये राजनीति का विषय नहीं है। हमने ईमानदारी से जो प्रयास किया उसको नोटिस करो। क्या ये सच है कि स्वास्थ्य संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने अपनी रिपोर्ट में देश में ऑक्सीजन आपूर्ति प्रणाली में गंभीर खामियों की ओर इशारा किया था?
और दूसरी लहर को लेकर देश भर में ऑक्सीजन आपूर्ति की बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाने की सिफारिश की थी। मेरा सेकंड क्वेश्चन है, यदि हाँ तो क्या सरकार द्वारा इस संबंध में कोई कदम क्यों नहीं उठाया गया माननीय मंत्री जिससे ऑक्सीजन की कमी से होने वाली मौतों को टाला जा सकता था? माननीय अध्यक्ष महोदय, जब सेकंड सर्ज आया और देश में ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ी और 9,500 से अधिक मैट्रिक टन का ऑक्सीजन का उत्पादन किया, उसके बाद यही घटना से लेशन लेके हमने, क्योंकि भविष्य में ऐसी कोई स्थिति कभी निर्माण नहीं हुई थी, लेकिन जब ये स्थिति निर्माण हुई और हमारी ये डिमांड वहां तक पहुंच सकती है, उसमें से ही सभी डिस्ट्रिक्ट प्लेस पर पीएसए प्लांट लगे। 1225 पीएसए प्लांट पीएम केयर से लगाने के लिए सुनिश्चित किया और पीएसयू भी पीएसए प्लांट लगा रहे। 3,240 पीएसए प्लांट आज देश में लग रहे हैं, उसमें से 70% आज कार्यरत भी हो गया है। उससे 4,500 से अधिक मैट्रिक टन की क्षमता आज के दिन में हमने हासिल कर ली है और